ओके, सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो पिछला टॉपिक किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो अगर हमारा आरडीएनए होस्ट सेल में पहुंच गया है, इसका मतलब हमारी सेल क्या हो चुकी है? ट्रांसफॉर्मेंट, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन मींस द प्रोसेस इन विच द आरडीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। तो अगर पहुंच गया है तो हमारी सेल बन गई ट्रांसफॉर्मेंट सेल, और अगर नहीं पहुंचा है तो हमारी सेल हो गई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या नहीं? सो दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। आई थिंक ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पजल्ड टॉपिक है, बट आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। तो पहला हमारा मेथड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये पॉइंट जो है एनसीईआरटी में नहीं है, दूसरे तरीके से है, ये डायरेक्ट वाला नहीं है। तो ट्रेडिशनली जो हम मेथड यूज करते थे, जो पहले यूज करते थे, या मैं बोलूं जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशिएंस वाला अभी हमने इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर यूज किया था, तो वहां नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के थ्रू हम पता कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये है मेरी होस्ट सेल। कौन सी होस्ट सेल? मे बी अ प्लांट सेल और मे बी अ बैक्टीरियल सेल। ई कोलाई सेल में नेचुरली कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। प्लांट सेल में भी नेचुरली कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहां डाला, क्या डाला? अपना आरडीएनए, और मेरे आरडीएनए में मैंने यूज किया था एक प्लाज्मिड और अपना डिजायर्ड जीन। इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। फॉर एग्जांपल एम्पीसिलिन का है, टेट्रासाइक्लिन का है, कैनामाइसिन का है, जिसका भी है कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल की इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर मेरा ये आरडीएनए पहुंच चुका है मेरी होस्ट सेल में, अब हम यहां देखते हैं कि कुछ सेल्स हैं जहां पर मेरा आरडीएनए पहुंच चुका है, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जहां आरडीएनए नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये है, सॉरी यहां नहीं बनाते, ठीक है, और यहां भी नहीं बनाते। सो नाउ आई कीप ऑल द होस्ट कॉलोनी, ऑल द होस्ट सेल्स on a culture medium with antibiotic। कौन सा एंटीबायोटिक? एम्पीसिलिन। अब मैंने एम्पीसिलिन को अपने कल्चर मीडियम में डाल दिया, और इस कल्चर मीडियम में मेरी होस्ट सेल पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और किसका नहीं हुआ है। अब क्या होगा? वो वाली होस्ट सेल जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या करेंगी? दे विल डाई, मर जाएंगी एम्पीसिलिन की प्रेजेंस में, बिकॉज उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट द ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिनमें पहुंच चुका है मेरा रेजिस्टेंट जीन, दे विल सर्वाइव, वो जिंदा रहेंगी और उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगी नेक्स्ट स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। आगे की प्रोसेस के लिए मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगी। ये बड़ा कन्वेंशनल सा मेथड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यही वाला मेथड यूज किया जाता था, बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मान लो कि मैंने आरडीएनए बनाया, लेकिन जब मैंने आरडीएनए प्रिपेयर किया तो मेरा डिजायर्ड जीन यहां पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो मान लो मेरा प्लाज्मिड तो है, लेकिन प्लाज्मिड में मेरा डिजायर्ड जीन नहीं है, यानी मेरा आरडीएनए एक्चुअली आरडीएनए नहीं है, इट्स ओनली अ प्लाज्मिड। ठीक है, अब आरडीएनए बना है या नहीं, ये भी इन शॉर्ट हमें यहीं से पता चलती है। ठीक है, तो मैंने अपना होस्ट सेल में अपना प्लाज्मिड डाला जिसमें डिजायर्ड जीन नहीं था, यानी मेरी होस्ट सेल में क्या है? प्लाज्मिड है विदाउट द डिजायर्ड जीन, और इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक्टिव है। ठीक है, लेकिन मेरा डिजायर्ड जीन नहीं है, यानी यहां पर कल्चर प्लेट पे जो मुझे सेल सर्वाइव्ड मिली, वो सारी सेल्स ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, क्योंकि उनमें प्लाज्मिड है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें प्लाज्मिड आया है, लेकिन मेरा डिजायर्ड जीन साथ नहीं आया। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है इतनी ज्यादा, या ये बोलूं ये मेथड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए एक बेटर मेथड जो है वो ढूंढा गया। कब? जब हमने PBr322 बना लिया, तो वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को ही यूज करता है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज करके हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है ये, और दूसरा मेथड जो
अब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो डिपेंड करता है, या उस प्रोसेस में हम इन्वॉल्व करते हैं सिर्फ एक ही प्लाज्मिड जिसका नाम है PBr322। ठीक है, अब PBr322 इसमें है दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक है टेट्रासाइक्लिन और एक है एम्पिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो अब मैं, और इसके अलावा PBr322 पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की। अब मैं क्या करूंगी कि अपना डिजायर्ड जीन, अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करूंगी। कहां? PBr322 में। PBr322 में कहां पे? या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले पोर्शन में या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले में, मतलब दोनों में से किसी एक जगह पे इंट्रोड्यूस करूंगी। अगर तो मैंने टेट्रासाइक्लिन पे अपना डिजायर्ड जीन डाला तो टेट्रासाइक्लिन का जीन हो गया इंटरप्टेड, एंड वी नो कि जैसे ही जीन इंटरप्टेड होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो अब काम करना बंद कर देंगे। तो मेरा डिजायर्ड जीन आ गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले पार्ट में। अब ये जो प्लाज्मिड है ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं देगा। और जो मैंने किया उल्टा, ये एक मेथड है। दूसरा है तरीका कि एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों हैं, मैंने क्या किया, अपना डिजायर्ड जीन डाला एम्फिसिलिन वाले रेजिस्टेंट जीन में। तो अब ये वाला जो प्लाज्मिड है दिस PBr322 विल गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन बट नॉट अगेंस्ट एम्फिसिलिन, यानी ये हो गया कट और ये हो गया डन। और यहां पर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एम्फिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी ये हम दोनों में से कोई भी एक काम करते हैं। ठीक है, अब हमने इसको डाल दिया, या तो इसको या इसको डाल दिया, कहां पे? होस्ट सेल में। ठीक है, दोनों में से किसी को भी हम यूज करते हैं। नॉर्मली ये वाला हम यूज करते हैं प्लांट सेल या सॉरी बैक्टीरियल सेल। नॉर्मली ये बैक्टीरियल सेल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया इसको होस्ट सेल में। अब दो मेरे पास ऑप्शन है, अगर तो मैंने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है तो दोनों ही में हम दो कल्चर प्लेट बनाते हैं। ठीक है, दो कल्चर प्लेट क्यों बनाते हैं? एक कल्चर प्लेट में हम डालते हैं एम्पिसिलिन और दूसरी कल्चर प्लेट में डालते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो मैंने क्या किया, इस मीडियम में, इस कल्चर मीडियम में डाला एम्पिसिलिन और इधर डाला मैंने टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि मेरा प्लाज्मिड ये है तो मेरी होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल में प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन का जीन पूरा है और मेरा जो टेट्रासाइक्लिन है उसका जीन मेरा इंटरप्टेड है। यानी जब ये होस्ट सेल, वो होस्ट सेल जो ट्रांसफॉर्मेट बन चुकी है, यानी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, नाउ दिस सेल विल सर्वाइव इन एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन में तो ये सर्वाइव करेगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी कल्चर प्लेट पे। ये तो मेरी सेल वो है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है उसको भी बना लेते हैं। तो यहां पर एक और होस्ट सेल रखी हुई है जिसमें ये मेरा प्लाज्मिड वेक्टर है PBr322, जिसके दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज इट इज है, यानी मेरा फॉरेन जीन मेरे प्लाज्मिड के साथ नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, एम्पिसिलिन में ये दोनों सेल ग्रो करेंगी, दे विल सर्वाइव। बट व्हेन आई विल ट्रांसफर बोथ द होस्ट सेल्स ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, तो क्या होगा, ये दोनों होस्ट सेल जिसमें एक में तो दोनों जीन इंटैक्ट हैं और दूसरी सेल जिसमें एक एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का जीन क्या कर चुकी हूं मैं, इंटरप्ट कर चुकी हूं। इट मींस इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सो नाउ दिस टेट्रासाइक्लिन से द सेल which has both the antibiotic resistant gene as it is intact means ये है मेरी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मेरी सर्वाइव करेगी, दिस विल सर्वाइव इन द टेट्रासाइक्लिन मीडियम। बट जो मेरी ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, इट विल डाई, ये मर जाएगी। So the non-transformant cells will survive in tetracycline resistance, in tetracycline medium, because they provide resistance against the ampicillin as well as tetracycline. But the transformant cell which has the resistance against ampicillin but not against tetracycline will die. So this is how I can select that this is my transformant cell and this is the नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब दूसरा देख लें कि जहां पर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हमने अपना डिजायर्ड जीन कहां डाला है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, और उसे इनएक्टिव कर दिया है। टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है लेकिन एम्पिसिलिन के अगेंस्ट नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, मीडियम में पहले लेंगे टेट्रासाइक्लिन. सो नाउ इन दिस वी हैव द प्लाज्मिड विच हैज the original gene of tetracycline but the ampicillin gene is इंटरप्टेड, यानी मेरा टेट्रासाइक्लिन का जीन पूरा है लेकिन एम्फीसिलिन का जीन इंटरप्ट हो चुका है. तो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ये सर्वाइव करेगी, ग्रो करेगी, बट जब मैं इसे डालूंगी एम्फीसिलिन मीडियम में, देन व्हाट विल हैपन, इस सेल, होस्ट सेल के अंदर जो मेरा प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड जिसमें एम्फीसिलिन का रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो चुका है, इट विल नॉट सर्वाइव. व्हाई? बिकॉज इसका एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो चुका है. तो एम्फीसिलिन के अगेंस्ट अब ये रेजिस्टेंस नहीं देगा. इट मीन्स द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स विल सर्वाइव इन द एम्फीसिलिन medium and the transformant cells will die in the ampicillin medium. This is how I can select that whether the rDNA is with the desired gene or without the desired gene. ये जो मेथड है, इस मेथड को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करके हम एक जीन को इनएक्टिव कर रहे हैं. यानी ये जो मेथड है ये इंसर्शनल का ही एक टाइप है. दो टाइप के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होते हैं. या तो हम इनएक्टिव कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, तो मैं इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी लिख देती हूं. कहां लिखूं? यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. किसका इनएक्टिवेशन कर रहे हैं हम? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का. अब हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दोबारा करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज नहीं करेंगे, किसी और जीन को यूज करेंगे. तो अब मैं आपको बता रही हूं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. तो यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या था, अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करूंगी मैं एंजाइम का. ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए ये कई बार समझ नहीं आता है. क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं हमारा दिमाग जाता है, क्योंकि उससे पहले हमने पीबीआर 322 पढ़ा होता है, और ये जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये भी पीबीआर 322 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो हमारा दिमाग वहीं अटका रहता है. सो What happens? Insertional inactivation of enzyme हमारा जो टॉपिक है ये हम PBR 322 के लिए नहीं करते. सबसे पहला पॉइंट ये हम करते हैं जब हम एक कोई और प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं. कौन सा प्लाज्मिड? ये मैंने क्लोनिंग वेक्टर में आपको नाम बताया था, PUC19. PUC18 एंड PUC19 मैंने दो क्लोनिंग वेक्टर आपको बताए थे क्लोनिंग वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर, कि ये इनका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट 500, 600, 700 कॉपी नंबर होता है. तो ये वही वाला वेक्टर है. ठीक है, ये वही प्लाज्मिड है. P इज फॉर प्लाज्मिड, UC जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि ये वहां बनाया गया था, तो PUC का मतलब है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. तो ये वहां पर बना था. 19 आप जानते हो इसके बनने का ऑर्डर है, ये उस सेम प्रोसीजर से बनाया गया 19वां क्लोनिंग वेक्टर था. ठीक है, तो PUC इज अ प्लाज्मिड व्हिच वी यूज इन मेनी ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स. तो हम इसको जब यूज करते हैं तब हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं एंजाइम का. क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में क्या होता है, तो मैं एक प्लाज्मिड बना रही हूँ PUC19. ठीक है, इस PUC19 में एक रीजन है यहाँ पे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अच्छा, इसमें रोप नहीं होता, रीजन ऑफ प्रोटीन जो है वो नहीं होता है, तो प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन वाला पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका कॉपी नंबर बहुत हाई है. इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतनी लिमिट है, तो काफी अच्छा कॉपी नंबर है इसका. ठीक है, अब इसमें दो जीन और है. कौन कौन से जीन है? एक जीन इसमें प्रेजेंट है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यानी ये एम्फीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, पहला पॉइंट. दूसरा इसमें एक रीजन है, ये रीजन जो एनकोड करता है एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी यहां पर प्रेजेंट है लेक-जेड जीन. लेक-जेड जीन वो जीन है जो किसको एनकोड करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम. ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज और लैक्टोज के जो कुछ डेरिवेटिव्स या उससे सिमिलर जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको डाइजेस्ट करता है. तो हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम एक सबस्ट्रेट यूज करते हैं जिसका नाम है एक्स गैल.
ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। पहले वो पढ़ेंगे फिर हम प्रोसीजर देखेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम कौन सा प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, PUC19, जिसमें LECZ एक जीन है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को एनकोड कर रहा है। इसके अलावा ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, इसके लिए हम एक यहाँ पर सबस्ट्रेट यूज करेंगे एक्सगैल। ये एक्सगैल क्या है, इट्स अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जब तक इंटैक्ट है तब तक ये कलरलेस है, यानी एक्सगैल क्या है, इट्स अ कलरलेस कंपाउंड। लेकिन ये जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, यानी इसके जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कलर प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक डाउन हो गया यानी डाइजेस्ट हो गया तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। नाउ आई विल यूज दिस प्लाज्मिड एज अ वेक्टर फॉर माय आरडीएनए प्रोसेस। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस प्लाज्मिड को लूंगी और अपना डिजायर्ड जीन इसमें इंट्रोड्यूस करूंगी, आरडीएनए बनाऊंगी। कहां पे, इस LECZ जीन के अंदर। यानी अब मैंने अपना डिजायर्ड जीन यहां डाल दिया, अब ये बन गया मेरा आरडीएनए विद माय डिजायर्ड जीन। तो क्या हुआ, पहले जब ये पूरा प्लाज्मिड नॉर्मल था तब तक ये LECZ जीन एक्टिव था और इससे बीटा गैलेक्टोसिडेज बन रहा था। लेकिन जब मैंने अपना डिजायर्ड जीन यहां डाल दिया तो LECZ जीन क्या हो गया, इंटरप्टेड, और बीटा गैलेक्टोसिडेज अब नहीं बनेगा। ठीक है, अब सिचुएशन लेकर चलते हैं कि ये मैंने ली होस्ट सेल और इस होस्ट सेल में डाल दिया अपना आरडीएनए। अब पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या मैं बोलूं विद डिजायर्ड जीन पहुंचा है या विदाउट डिजायर्ड जीन पहुंचा है, ये देखने के लिए अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपनी होस्ट सेल को रखूंगी एक मीडियम पे, यहाँ पे। ठीक है, होस्ट सेल को रखा मैंने मीडियम पे। इस मीडियम में मैंने क्या डाला है, इस मीडियम में मैंने डाला है एक्सगैल यानी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, मीडियम कंटेनिंग एक्सगैल और आई से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मैंने डाल दिया। अब दो हैं ऑप्शन, या तो ये मेरी जो सेल है जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी इसमें अभी तक मेरा डिजायर्ड जीन नहीं पहुंचा है, तो इसमें जो बीटा गैलेक्टोसिडेज का जीन है वो इंटैक्ट है, वो नॉर्मल है, वो काम कर रहा है। तो ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स है ये क्या करेगी, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगी और बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करेगा और कौन सी कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, इस केस में ब्लू कलर। तो अगर ब्लू कलर प्रोड्यूस हो गया यानी मेरा डिजायर्ड जीन मेरे प्लाज्मिड के साथ अटैच ही नहीं हुआ, यानी मेरी सेल कौन सी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जो मेरी सेल ट्रांसफॉर्मेंट है तो क्या होगा, तो फिर मेरा जो होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का LECZ जीन हो चुका है इनएक्टिव। अब ये कोई बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना रहा, और जब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना रहा है तो ये इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को जो मीडियम में प्रेजेंट है एक्सगैल, इसको डाइजेस्ट भी नहीं करेगा। डाइजेस्ट नहीं करेगा तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, कलरलेस, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो कॉलोनी आएगी दैट विल बी कलरलेस। So this is how I can choose my transformant cell। यानी अगर ब्लू कलर आया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर कलरलेस कॉलोनी आई तो मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है सेल। साथ में इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर एम्फिसिलिन भी डालकर देख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है PUC19 में, जो इंटैक्ट है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी अगर ये रेजिस्टेंस दे रहा है यानी कि एंटीबायोटिक भी प्रेजेंट है, और LECZ का जीन इनएक्टिव हो चुका है, और हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो पहुंच चुका है हमारी होस्ट सेल में। सो ये वाला जो इंसर्शन एंड एक्टिवेशन हम करते हैं PBr322 के साथ नहीं करते, PUC19 के साथ करते हैं। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। सो दीज आर द मेथड्स टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स एंड रिजेक्ट non-transformant cells, because we don't need non-transformants, we only need transformant cells. So that's all about this topic. So we'll meet next time to discuss the process of RNA technology. पूरी अब तक हमने सारे tools पढ़ लिए हैं, सारी जो भी related terms हैं वो सारी complete कर ली हैं. Now we will use all the tools and all the techniques to do the process. Which process? RNA technology. Till then, take care and